हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम अपनी दुर्वा बुक का नया पार्ट लेकर आए हैं। नया पार्ट कौन है? बच्चों के प्रिय केशव शंकर पिल्ले। तो ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं ये आशा रानी वोहरा द्वारा लिखा हुआ है। ये एक इन्होंने व्यक्तित्व हमारे सामने पेश किया है। ये विधा जो हमारे सामने है, हम ये किसी के पूरे व्यक्तित्व को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे इंसान थे, क्या थे, उनका क्या क्या बिहेवियर था बच्चों। जैसे कि आप नाम चैप्टर के नाम से ही देख रहे हैं कि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, कि बच्चों के प्रिय थे, यानी कि बच्चों को वो खुद भी बहुत प्यार करते थे। तो ये सारा पाठ हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको क्या क्या बताया जा रहा है इस पाठ में। चलिए देखना शुरू करते हैं कि ये कौन थे और बच्चों के लिए इन्होंने क्या क्या किया और बच्चे इनको क्यों प्यारे थे। तो शुरू करते हैं ये पाठ हम। बच्चों, तुम डाक टिकट, पुराने सिक्के आदि जमा करते हो ना? मतलब ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप कभी किसी चीज का कलेक्शन करते हैं? छोटी लड़कियां गुड़ियों का भी संग्रह करती हैं। मतलब जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं उनके पास बहुत सारी गुड़ियां आपको तरह तरह की देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो गुड़ियां महंगी होती हैं, दूसरे उन्हें सुरक्षित रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए होती है। अगर हम बहुत सारी गुड़ियों का कलेक्शन करें, अब कोई जैसे टिकट्स का कलेक्शन करता है, सपोज हम कोई टिकट का कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हम उसे एक बुक लेंगे, स्क्रैप बुक, और उसमें चिपका के रखते जाएंगे। कॉइन्स होंगे अगर, तो भी उन्हें हम एक स्क्रैप बुक में चिपकाते हुए चलेंगे। लेकिन अगर हमें गुड़ियां कलेक्ट करनी हो तो अब गुड़िया तो हम स्क्रैप बुक में चिपका के नहीं रख सकते ना। अब उसके लिए हम जो है ना, हमें बहुत सारी जगह चाहिए होगी, पहली चीज तो ये, और दूसरा एक गुड़िया आती भी काफी महंगी है, तो इतना सारा संग्रह करना बहुत मुश्किल है। तो यहां पर वो मुझसे हमें बता रहे हैं कि गुड़ियों का कलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तब भी ये कलेक्शन हुआ। किसके द्वारा हुआ? केशव शंकर पिल्लई जी के द्वारा। देखिए, लेकिन क्या तुमने कभी किसी बड़ी उम्र के पुरुष को गुड़ियों का संग्रह करते देखा है? बच्चे तो खूब करते हैं, मगर बड़ी उम्र का, वो भी पुरुष, महिला हो तो एक बार को समझ में आता है, मगर पुरुष यानी कि एक बुढ़ा व्यक्ति जो है वो गुड़ियों का संग्रह करे। यहां मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूं जिसने 2, 4, 5, 10 नहीं 5,000 से अधिक गुड़ियों का संग्रह किया। मतलब उसका जो संग्रहालय है उसमें 5,000 से अधिक गुड़ियां, आपको तरह तरह की गुड़ियां देखने को मिलेंगी। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों को से भांति भांति की रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह करते थे। कौन? ये हमारे जो हैं केशव शंकर पिल्लई जी। जानते हो, ये इतनी सारी गुड़ियां उसने अपने लिए नहीं इकट्ठा की थी। देश विदेशों की विभिन्न विभिन्न वेशभूषा से सजी अपने अपने देश के तौर तरीके वाली खूबसूरत गुड़ियाएं उसने भारतीय बच्चों के लिए ही जमा करी थी। यानी कि वो संग्रह उन्होंने अपने लिए नहीं किया था, वो संग्रह किसके लिए किया था? भारत के बच्चों के लिए, कि वो जान सके कि किस तरह से जो है गुड़िया, हर देश में अलग अलग तरह की गुड़िया होती हैं, उनके पहनावे अलग होते हैं, उनके तौर तरीके अलग होते हैं। तो ये एक तरीके से हमको परिचित करा रहा था दूसरे देश की संस्कृति से। ये गुड़िया हमें किस चीज से परिचित करा रही थी? जिस भी देश की रहेगी उस देश की संस्कृति, पहनावा, तौर तरीका, इन सब से हमें परिचित कराता है। तो ये सब हमें बताने की कोशिश किसने करी है? जी, शंकर जी ने। चलिए देखिए, इन गुड़ियों को उसने दिल्ली के एक विशाल संग्रहालय में इस तरह सजा रखा है कि बच्चे उन्हें देख सकें। उन्हें बच्चों से प्रेम था। इतना ही नहीं, वह उनकी खुशी के लिए भी बहुत सारे काम करते थे और सुबह से शाम तक इन्हीं कामों में लगे रहते थे। तो इन्होंने जो गुड़ियों का संग्रह किया ये दिल्ली में है, जिन्हें कोई भी जाकर बहुत आसानी से देख सकता है। इन्होंने सिर्फ गुड़ियों का संग्रह ही नहीं किया, बच्चों के लिए बहुत से काम किए और हमेशा इन्हीं कामों में ही लगे रहे। इस व्यक्ति का नाम था केशव शंकर पिल्ले। वही शंकर पिल्ले जो लंबे समय तक संघर्ष वीकली के लिए कार्टून बनाते रहे। तो वो एक कार्टूनिस्ट भी थे, कि मतलब एक पत्रिका निकलती थी संघर्ष वीकली। तो इसमें संघर्ष वीकली का मतलब, अब संघर्ष तो शंकर जी के ही नाम से हो गया, और वीकली मतलब सप्ताह में एक बार, साप्ताहिक। वीकली मतलब साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलने वाली पत्रिका। उसमें वो कार्टून बनाते थे।
वे बच्चों के लिए प्यारी प्यारी पुस्तकें और पत्रिकाएं निकालते थे। मतलब वो बहुत सारी पुस्तकें भी लिखते थे और पत्रिकाएं भी निकालते थे जिसमें बच्चों के इंटरेस्ट की चीजें रहती थी, जैसे गेम्स हो गई, कहानियां हो गई, कार्टून्स हो गई, बहुत सारी चीजें जिन्हें बच्चे पढ़ के बहुत खुश होते थे। उनके लिए चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करते थे। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के बच्चे उन्हें जानते थे। बच्चे ही उनकी कमजोरी थे और बच्चे ही उनकी ताकत, यानी कि उन्हें अगर कोई ताकत मिलती थी तो वो बच्चों के साथ रहकर ही मिलती थी। सारे कामों को प्रोत्साहन भी उन्हें बच्चों के साथ रहकर मिलता था। और अगर कोई कमजोरी थी तो वो भी बच्चे थे, यानी कि अब वो बच्चों के आगे आके बिल्कुल लाचार हो जाते थे। तो इस तरीके से बच्चे ही उनकी स्ट्रेंथ थी और बच्चे ही उनकी वीकनेस भी। केशव शंकर पिल्ले का जन्म 1902, ठीक है, 1902 यानी कि 1902 में त्रिवेंद्रम में हुआ। त्रिवेंद्रम विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उन्होंने मुंबई में सिंधिया शिपिंग कंपनी के संस्थापक के निजी सचिव के रूप में नौकरी की। तो ये एक शिपिंग कंपनी है जहां पे शिप्स आते हैं, ठीक है। वहां के जो संस्थापक के निजी सचिव यानी कि सेक्रेटरी बन के भी उन्होंने कार्य किया। साथ ही साथ कानून का अध्ययन और चित्रकला का अभ्यास भी चलता रहा। जब ये काम कर रहे थे तो साथ ही साथ ये वकालत भी पढ़ रहे थे। कानून के अध्ययन कर रहे थे मतलब वो वकालत भी पढ़ रहे थे और चित्रकला भी सीख रहे थे, क्योंकि इन्हें कार्टून बनाना या पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। तो ये साथ साथ में वो भी करते जा रहे थे। कार्टून बनाना उनकी हॉबी थी, यानी कार्टून बनाना हम सभी की हॉबी होती है। कुछ हमारा कार्य फील्ड अलग होता है, वर्क फील्ड अलग रहता है, और हमारी अगर हॉबीज होती हैं तो वो भी हम साथ साथ में अपने रखते हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल में उनके कुछ कार्टून छपे तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में कार्टूनिस्ट की नौकरी मिल गई। तो उन्होंने अपनी कार्टून्स कुछ कहाँ छापे? बॉम्बे क्रॉनिकल्स में। तो वहाँ जब उनकी कार्टून्स देखी गई तो उन्हें हिंदुस्तान टाइम्स में जो है एक कार्टूनिस्ट की जॉब मिल गई। ऐसा पहली बार हुआ था। क्या हुआ था? 1932 से 1946 तक उन्होंने वहां काम किया। वे भारत के पहले कार्टूनिस्ट थे। भाई कार्टून तो बहुत बनाते थे, लेकिन कार्टूनिस्ट के नाम पर फेमस भारत के ये पहले कार्टूनिस्ट थे जिन्हें किसी पत्र में पूरे समय के लिए नौकरी मिली थी। तो पहले क्या होता था, फ्रीलांस काम करते थे। हम कार्टून्स लेके आते थे, छपवा देते थे, उसके बदले में पैसे मिल जाते। तो ये फ्रीलांस रहता था। लेकिन जो पूरी तरीके से उसी टाइम के लिए उनको पूरे टाइम के लिए सैलरी मिलती थी। यहाँ पे अपने वर्क के लिए इनको तो मिलती थी, मतलब पूरी सैलरी पूरे महीने की उनको मिलती थी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियों पर बनाए उनके कार्टूनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और शंकर पिल्ले प्रसिद्ध हो गए। तो उनका जो कार्टून थे वो राजनीति से भी संबंधित रहते थे। देश विदेश की राजनीति, लोगों के बड़े बड़े व्यक्तित्वों के ऊपर रहती थी। तो इस तरीके से उनके कार्टूनों ने क्या हुआ, बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होते चले गए। मतलब उनका नाम फेमस होता चला गया। प्रतिभा छुपी नहीं रह सकती, उसे प्रकट होना ही पड़ता है। अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो जाहिर सी बात है पारखी नजर हमको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगी। हम चाहे जितनी भी छुपने की कोशिश करें, हम छिप नहीं सकते अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है तो वही उनके साथ भी हुआ। 1946 में इंडियन न्यूज क्रॉनिकल में चले गए, जो आप इंडियन एक्सप्रेस है। मतलब ये क्या हुआ, 1946 में ये इंडियन क्या कहते हैं आपके न्यूज क्रॉनिकल में चले गए, जो अब कौन से नाम से फेमस है, इंडियन एक्सप्रेस के नाम से फेमस है अब इस समय प्रेजेंट टाइम में। फिर शीघ्र उन्होंने अपनी पत्रिका संघर्ष वीकली निकालनी शुरू कर दी। अब जब उन्हें पत्रिका, भाई आप अगर एक संपादक के यहाँ काम करेंगे तो आपको सारे प्रोसीजर समझ में आने लगते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या हुआ, अपने नाम से एक पत्रिका निकालनी शुरू कर दी। क्या थी उस पत्रिका का नाम? संघर्ष वीकली। यह अपने ढंग की पहली और अनूठी कार्टून पत्रिका थी, यानी कि ये अलग ही तरीके की पत्रिका थी। क्यों ये अलग तरीके थी? क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए थी, कार्टूनों से भरी थी।
तो ये बोलते हैं ना, बच्चों के ऊपर उस समय इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था कि वो भी पढ़ेंगे या जानेंगे। अभी तो बहुत तरह की पत्रिकाएं निकलती, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो वो अपने तरह की पहली ऐसी पत्रिका थी जो सिर्फ बच्चों के लिए निकाली गई थी। संघर्ष वीकली में बड़ा साहब और मेम साहब शिक्षक नियमित कार्टूनों में बड़े लोगों की खोखली दुनिया पर हास्य व्यंग को बहुत पसंद किया गया। मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े रिच लोग होते हैं अमीर, तो उनकी ऊपर से देखने में लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अंदर से उन लोगों की लाइफ बहुत खोखली, मतलब रिश्ते उन लोगों के बहुत ही कमजोर होते हैं। तो ये कार्टूनों के माध्यम से उस पत्रिका में बड़े लोगों की छवि के ऊपर व्यंग करते थे, उनकी खोखली जिंदगी के ऊपर व्यंग करते थे। तो ये सब चीजें जो हैं वो बहुत ही जल्दी फेमस होने लगी। लगभग 25 साल पहले इन बड़े लोगों को उनके हाल पर छोड़कर शंकर बच्चों की ओर झुक गए। तो शुरू में तो उन्होंने इनके ऊपर छापा, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी ही उन लोगों पर लिखना और छापना बंद कर दिया। अब इनका फोकस सीधे किसके ऊपर आ गया था? बच्चों की तरफ आ गया था, कि अब ये बच्चों के ही लिए सब कुछ करना चाहते थे। उन्हें लगा ये सुंदर प्यारे प्यारे भोले भाले बच्चे कितने उपेक्षित हैं, क्यों ना इनके लिए, इनकी खुशी के लिए ही काम किया जाए। तो जब उन्होंने अपने आसपास छपने वाले पत्र पत्रिकाओं को देखा, तो उन्होंने देखा कि बच्चों के लिए तो इसमें ज्यादा कुछ निकलता ही नहीं, कि बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जागे कि वो पढ़ें और जाने। तो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि बच्चों में पेपर पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या है कि बच्चों के पढ़ने लायक भी तो मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए। अब बच्चों को राजनीति नहीं पता, ठीक है, आसपास हो रही बहुत सी चीजों के बारे में नहीं पता होता, तो वो उनको बोर करने लगता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका उनको समझ में आया कि ये उपेक्षित वर्ग है, यानी बच्चों का उस समय जो वर्ग था वो उपेक्षित था, यानी कि उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था कि उनके लिए भी कुछ छपना चाहिए। उन्होंने ध्यान दिया और उन पे बहुत सारी चीजें छापी और बनवाई, जो करी भी, आयोजित भी करी, जो अभी हम आपको आगे बताएंगे। कलाकार तो भाविक होते हैं, बच्चों के प्रति उनके मन में जो प्रेम उमड़ा तो वे उन्हीं के ख्यालों में डूबते चले गए। उन्होंने पहली बार संघर्ष वीकली द्वारा 1948 में बाल चित्रकला प्रतियोगिता का विचार लोगों के सामने रखा। तो जब इन्होंने शुरू करा संघर्ष वीकली छपवाना जो, तो उसमें उन्होंने उसी के जरिए जो है बच्चों की एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजन करने के बारे में छापा। अब सोचिए ये कब की बात है? 1948, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उसके जस्ट एक साल बाद की बात है। और संघर्ष वीकली तो उससे पहले ही छपने लगी थी, 1946 से पहले ही। तो ये क्या हुआ कि उन्होंने तब चित्रकला का विचार रखा और उसे संघर्ष वीकली में छापा, और ये विचार जो है लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया, क्योंकि बच्चों के क्षेत्र में ये कोई चीजें होती ही नहीं थी। तो अब उनके विचार में अब ये चीज नई शुरू हो रही थी, और सभी पेरेंट्स हों या जो भी हो, सभी ने अप्रिशिएट किया इस विचार को। विचार नया था, बच्चों के हित के लिए, हित का, इसलिए लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। ये विचार नया था क्योंकि उससे पहले ऐसा विचार कोई रखा नहीं गया था, इसलिए नया था। और दूसरा, ये बच्चों के हित में था, तो इसीलिए सबका पसंद करना लाजमी सी बात थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू को भी यह विचार अच्छा लगा। उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो क्या हुआ, 1949 में पहली अंतरराष्ट्रीय बाल चित्रकला जो है चित्रकला प्रतियोगिता हुई। पहली, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय थी, वो राष्ट्रीय नहीं थी, अंतरराष्ट्रीय थी, मतलब उसमें विभिन्न देशों के लोग भी आने वाले थे। 1950 में संघर्ष वीकली के बाल विशेषांक में श्री नेहरू ने लिखा था, अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा में होकर भी एक जैसी ही है। यानी कि अगर हर देश के बच्चे आके यहाँ इकट्ठा हो जाएं, वो अलग अलग भाषा बोलेंगे, अलग अलग वेशभूषा में होंगे, लेकिन ये एक ही फौज है, वो बच्चे हैं, और बच्चे सबके प्रिय होते हैं। तो वही चीज थी कि यहाँ पर बच्चे होंगे तो वो सिर्फ एक ही नजर से देखे जाएंगे। फौज का मतलब क्या, वो सिर्फ एक नजर से देखे जाएंगे कि वो सिर्फ प्यारे प्यारे और भोले भाले से बच्चे हैं। अनेक देशों के बच्चों की यह फौज अलग अलग भाषा वेशभूषा से होकर भी एक जैसी ही है। कई देशों के बच्चों को इकट्ठा कर दो, वह या तो खेलेंगे या लड़ेंगे।
और यह लड़ाई भी खेल जैसी ही होगी। मतलब अगर हम बच्चों को इकट्ठा करते हैं तो वो कुछ तो खेलेंगे, कुछ आपस में बहस या लड़ाई होने लगेगी, लेकिन ये लड़ाई भी एक खेल जैसी होती है। वो बड़ों जैसी लड़ाई नहीं होती है, वो भी एक खेल जैसी ही लड़ाई होती है बच्चों के बीच में। रंग, भाषा या जाति पर कभी नहीं लड़ेंगे, शंकर पिल्ले का उद्देश्य भी यही था। मतलब भी जाति पात, रंग, भाषा, इन सब पे वो कभी भी नहीं लड़ेंगे जैसे बड़े लोग लड़ते। उनकी लड़ाई बहुत ही मासूमियत भरी होती है, बड़ों की लड़ाई जैसी नहीं होती। यही उद्देश्य के साथ शंकर पिल्ले जी ने इस प्रतियोगिता के आयोजन को महत्व भी सोचा और आगे बढ़ाया भी था। संसार भर के बच्चों को निकट लाना था। इसके बाद हर वर्ष शंकर वीकली के बाल विशेषांक निकलते रहे। हर वर्ष यह प्रतियोगिता होती रही और उसमें भाग लेने वाले बच्चों की संख्या भी बढ़ती रही। तो मतलब जब एक बार हुआ तो उसके बाद हर साल ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती रही और हर साल इन बच्चों के आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पहले थोड़े, फिर थोड़े, फिर थोड़े, जैसे जैसे लोगों को हर साल पता चलता था और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। शंकर चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2.5 साल से 16 साल के बच्चे भारत के स्कूलों में तैयारी करते रहते। मतलब भारत के जो स्कूली बच्चे थे वो कहां से 2.5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे जो हैं वो उस प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे और उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने स्कूलों में पूरा साल तैयारी करते थे ताकि उस प्रतियोगिता में भाग ले सके, उनकी ड्राइंग्स अच्छी हो सके। तो ये होता था। भारत के बाहर भी लगभग 100 देशों के बच्चे हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अभी भी ऐसा होता है। सन 1970 में यानी 1970 में 103 देशों के कुल 1,90,000 बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो 1970 में उस समय कितने लिए थे? 1,90,000, लगभग 2 लाख। 2 लाख में करीबन 10,000 बच्चे ही कम थे। 18 देशों के 22 बच्चों ने नेहरू स्वर्ण पदक जीता। तो जो अगर बाहर देशों से आए थे उसमें से 18 देशों के बच्चों ने 22 बच्चों में नेहरू स्वर्ण पदक जीता था और कुल 482 पुरस्कार दिए गए थे टोटल। ये 1970 की बात हो रही है। मतलब टोटल पुरस्कारों की संख्या थी 482, 482, जिनमें से 50 पुरस्कार लेखन के लिए और शेष चित्रकला के लिए थे। मतलब लेखन के लिए जैसे निबंध प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता, तो 50 जो है वो लेखन के लिए थे और बाकी सभी जो हैं वो चित्रकला संबंधी पुरस्कार थे। अब देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है इन सबको आपको ध्यान रखना है। 482 पुरस्कार और 50 पुरस्कार लेखन में। तो ये ऐसी पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपके चैप्टर्स के बीच में से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको ध्यान से करके अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ताकि आपको ध्यान रहे। हमेशा जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, कुछ भी होते हैं, कुछ भी हाइलाइटर्स ले लीजिए या कलर पेंसिल आती है ना, कलर पेंसिल्स, उससे आप अंडरलाइन कर लो। तो ये चीज़ ये रहती है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। तो जब भी आप चैप्टर, आपका एग्जाम होगा, आप चैप्टर रीड करोगे तो ये सब चीज़ें हाईलाइटेड आपके दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाएंगी। नेहरू जी जब तक जीवित रहे इस वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बने रहे। तो मतलब जब तक वो रहे वो हमेशा चीफ गेस्ट की भूमिका में यहाँ आते रहे और बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाते रहे। बच्चों की प्रतिभा के विकास में उनकी भी गहरी रुचि थी, क्योंकि इसीलिए तो बोलते हैं चाचा नेहरू के बर्थडे वाले दिन को हम लोग इसीलिए तो चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, बाल दिवस मनाते हैं, क्योंकि चाचा नेहरू को भी बच्चों से बहुत प्यार था। इसीलिए शंकर पिल्ले इस कार्य को उन्होंने प्रोत्साहन भी दिया और सरकारी सहायता भी मिली, क्योंकि वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसीलिए शंकर पिल्ले ने जब ये विचार रखा तो उसको बढ़ाने के लिए उनको इंकरेज भी नेहरू जी ने किया और जो भी सरकारी सहायता लग सकती थी वो सरकारी खजाने से शंकर पिल्ले जी को मुहैया भी कराई गई थी। आज नई दिल्ली के चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट बाल पुस्तकालय गुड़िया घर एक नया हॉबी सेंटर है। मतलब आज बच्चों के लिए ये एकदम हब है, वो लोग पहुंच जाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। गुड़िया घर है, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट है और बाल पुस्तकालय है, तो वहां पर बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और ये सभी देन जो है हमारी केशव शंकर पिल्ले जी की द्वारा है।
शंकर ने जिस तरह सभी देशों की सुंदर कलापूर्ण गुड़ियों की खोज की, उसी तरह बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई हजारों पुस्तकों का भी एक संग्रह किया। तो गुड़ियों के साथ साथ उन्होंने पुस्तकें भी जो है इकट्ठा की और उनका संग्रहालय बनवाया था। उनका स्थापित किया हुआ चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट हर वर्ष बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है। तो उन्होंने एक बुक ट्रस्ट स्थापित किया था जो आज भी चल रहा है और हर वर्ष वो बच्चों के लिए बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन करता है। इन पुस्तकों में भारत की लोक कथाएं, पौराणिक कथाएं, पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां तथा ज्ञान विज्ञान की कहानियां भी होती हैं। इनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। तो आप ध्यान दीजिए, जो ये पुस्तकें छपती हैं इसमें भारत की लोक कथाएं होती हैं। लोक कथाएं मतलब जगह जगह अलग अलग कथाएं जो हैं वो प्रचलित होती हैं। सॉरी, हर जगह की अपनी कुछ कथाएं होती हैं। तो उसी तरीके से ये यहाँ के भी कथाएं प्रचलित रहती हैं, तो वो उसमें छपती रहती हैं। पौराणिक कथाएं मतलब हमारे पुराणों से रिलेटेड जो रहती हैं, हमारे जो पुराण हैं, ग्रंथ हैं, उनसे रिलेटेड जो कथाएं रहती हैं वो भी छोटी छोटी तौर पर छपती हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश, पंचतंत्र हम लोगों ने पढ़ा है और जिनमें हमें कोई ना कोई सीख मिलती है हर कहानी के साथ में। और हितोपदेश यानी हितों की जो हम ध्यान, हमारा क्या हित है इसको ध्यान में रखते हुए कोई रिएक्ट करा जाए, इस पे बहुत सारी कहानियां छपती रहती हैं। ज्ञान विज्ञान की भी कहानियां होती हैं, मतलब साइंस से रिलेटेड भी रहती हैं, जिनकी छपाई का स्तर बहुत ऊंचा है। मतलब वो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी में इन सब चीजों की छपाई की जाती है। भारत की संस्कृति की इन कहानियों को देश की सभी भाषाओं में प्रस्तुत करने की योजना है। तो अभी क्या चल रहा है कि भारत की ये संस्कृति देश के विभिन्न भाषाओं में भी प्रकाशित की जाएगी। देश में छपाई का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए वे प्रशिक्षण कोर्स भी चलाते थे। तो वो चाहते थे कि भाई इसका प्रशिक्षण भी तो हो, छपाई कैसे हो। अगर आपने कहानियां कर दी, सारी चीज में होएगा, तो छपाई के लिए भी तो लोगों को प्रशिक्षण की जरूरत है। ऐसे थोड़ी ना हर कोई छपाई कर सकता है, तो उसके लिए भी प्रशिक्षण केंद्र जो है वो चलाते थे। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार मिली। अब देखिए 1954, अब गुड़ियों का संग्रह कैसे शुरू हुआ। 1954 में शंकर को हंगरी की एक गुड़िया उपहार में मिली। वह गुड़िया इतनी सुंदर थी कि शंकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने विभिन्न देशों से ढेर सारी गुड़ियों को ला लाकर भारतीय बच्चों के लिए जमा करनी शुरू कर दी। तो वो एक गुड़िया ने उन्हें इतना ज्यादा प्रभावित किया कि वो जब भी किसी जगह जाते, वहां से जो गुड़िया उनको पसंद आती वो खरीदते, उनका कलेक्शन करते और वो भारत के बच्चों को दिखाने के लिए कलेक्ट करने लगे। जो आज भी कलेक्शन मौजूद है दिल्ली में गुड़िया घर के नाम से, जहां पर लगभग 5000 से ज्यादा गुड़ियों का कलेक्शन इकट्ठा है, जिसे हम सभी जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। पहले उन्होंने अपनी गुड़ियों के इस संग्रह को कई जगह प्रदर्शनियां लगाकर बच्चों को दिखाया कि मतलब जब कम मात्रा में थी तो वो गुड़ियां ले जाते थे और उनकी एग्जीबिशन लगाते थे और बच्चे आते थे देखने के लिए। जब गुड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो जगह जगह प्रदर्शनियों में उन्हें ले जाना मुश्किल हो गया। जब क्वांटिटी बढ़ने लगी तो इतनी सारी तादाद में गुड़ियों को ले जाना मुश्किल होने लगा। ऐसी कीमती गुड़ियों के खराब हो जाने का भी डर था। भाई ट्रैवलिंग के थ्रू क्या होता है, अगर ठीक से पैकेजिंग नहीं हुई तो वो खराब भी हो सकती हैं। तब शंकर के मन में एक गुड़िया संग्रहालय बनाने का विचार आया। मतलब आपको वहां पर एक संग्रहालय मतलब म्यूजियम, गुड़ियों का म्यूजियम बनाने की जो है एक विचार आया। देश की राजधानी में बना विशाल गुड़िया घर उनके उसी विचार का परिणाम है। जब उन्होंने ये चीज सोची तो बनाई भी और आज वो मौजूद है। ये उन्हीं का एक विचार था। गुड़िया घर में अब एक वर्कशॉप भी खोल दी गई है। मतलब गुड़िया तो है ही है, उसमें एक वर्कशॉप भी चलती है जहां भारतीय गुड़ियों के निर्माण किया जाता है और फिर उन्हें विदेशी बच्चों को भेजा जाता है। हर साल उस गुड़िया घर को देखने वाले भारतीय बच्चों की संख्या 1 लाख से अधिक होती है। यानी कि हर साल अगर काउंट किया जाए कि उसको देखने के लिए कितने लोग आए हैं तो करीबन हर साल उसको देखने के लिए 1 लाख से ऊपर बच्चे आते ही हैं। यहाँ लगभग 85 देशों की प्राचीन और आधुनिक गुड़ियों का आकर्षक संग्रह है। अब देखिए 85 देशों की है,
प्राचीन है और बहुत ही आधुनिक गुड़िया भी है। बहुत पुरानी गुड़िया भी है क्योंकि बहुत पहले से कलेक्ट की जा रही है, और आधुनिक इसलिए है क्योंकि अब बहुत समय बाद तक कलेक्ट करती रही चीज़। 1954 ने उसके बाद से उन्होंने शुरू किया, और बाद में जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने वो कलेक्शन जारी रखा। भारत के सभी राज्यों की गुड़ियां यहाँ एकत्रित हैं। अगर हम सभी राज्यों में जाएं तो वहाँ के पहनावे के साथ वहाँ की गुड़ियां मिलती हैं, तो वो सभी कलेक्शन जो है वो वहाँ पर मौजूद है। इनके माध्यम से बच्चे भारत के हर राज्य के और विदेशों के रहन सहन, तौर तरीकों, फैशन, वेशभूषा तथा रीति रिवाजों से परिचित हो जाते हैं। गुड़िया घर के कुछ प्रमुख आकर्षण भी हैं। हंगरी की ऊन काटती वृद्धाएं, टर्की की संगीतक की टोली, स्पेन की प्रसिद्ध सांड से लड़ाई, जापान की चाय उत्सव और काबुली नर्तकियां, इंग्लैंड का राज परिवार और शेक्सपियर जैसे कवि, अफ्रीका के आदिवासी, भारत की सांस्कृतिक झांकियां और देश विदेश के बच्चों का कक्ष, चंद्र तल पर मानव। तो ये सिर्फ गुड़िया ही नहीं, इसके अलावा आप वहां पर ये सारी चीजें भी देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ गुड़िया कलेक्शन होगा ऐसा नहीं, इसके अलावा इन सब को चीज़ों को जो भी यहाँ पे हम मेंशन की गई है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है जो एक आकर्षण का केंद्र हैं। ये गुड़ियाएं इतनी आकर्षक हैं कि हंसती, बोलती, काम करती, चलती फिरती सजीव सी लगती हैं। मतलब ये हमें वाकई सजीव से लगती हैं कि अभी जी के उठ के चल देंगी। बच्चे इनके बीच जाकर घंटों खो जाते हैं। इस संग्रहालय को एक दिन में अच्छी तरह देखा भी नहीं जा सकता और इसे कई बार देखने पर भी मन नहीं भरता। मतलब ये इतना बड़ा है कि इसको देखने के लिए एक दिन काफी नहीं है, और अगर हम इसको देख भी ले एक दिन, मतलब मान लीजिए हमने इसको एक दिन देखा फिर दूसरे दिन जाए, तो वो इतना आकर्षक है कि हमारा मन करता है कि हम बार बार वहां पर जाएं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक गुड़ियों के कारण और वहां पर रखी मूर्तियों के कारण ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। बच्चों का भरपूर मनोरंजन हो और देश विदेश के बारे में उनकी जानकारी बढ़े, गुड़िया घर के स्थापना के पीछे शंकर का यही उपदेश था कि जो बच्चे हैं, गुड़िया कलेक्ट करने का मतलब यह था कि बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। बच्चे जब यहाँ आएंगे तो विभिन्न देशों की साज सज्जा, पहनावा और दूसरे देशों के बारे में जानकारी भी इससे एकत्र कर पाएंगे, जान पाएंगे ये दूसरों देशों के बारे में। बच्चों के विकास के लिए शंकर की अगली योजना थी आर्ट क्लब, हॉबी सेंटर चलाना। भारत के बच्चे नामक पुस्तकों की एक लंबी सीरीज निकालना और हर वर्ष छुट्टियों में 3-4 कैंप लगाकर सारे भारत में बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देना। तो ये गुड़ियों का संग्रहालय के अलावा भी वो बच्चों के लिए इतना सब आगे करना चाहते थे। अपनी इस योजना के वे बच्चों का जनतंत्र नाम देना चाहते थे। इस योजना को उन्होंने क्या दिया? बच्चों का जनतंत्र। यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए और बच्चों का ही शासन रहेगा, मतलब यहाँ सिर्फ बच्चों के लिए ही रहेगा। इस तरह केशव शंकर पिल्लई अपने बाल प्रेम और कृतियों में न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हो गए। दुनिया भर के बच्चों से उन्हें प्यार था तो देश विदेश के लाखों बच्चों का प्यार भी उन्हें मिला। तो यहाँ पर हमने एक व्यक्तित्व को जाना जो है वो है केशव शंकर पिल्लई। किस तरीके से उन्होंने बच्चों के बारे में कितना कुछ किया। हमने जब इसके बारे में पढ़ा और जाना कि इतना ज़्यादा उन्होंने किया है तो वाकई उनका कार्य जो है वो प्रोत्साहित करने वाला है कि जो कार्य उन्होंने किया है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई होप आपने बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के बारे में जाना, क्योंकि हम सभी के अंदर हमेशा एक बच्चा जीवित ही रहता है, चाहे हम जितने बड़े हो जाएं। आज भी अगर हम गुड़िया देखेंगे तो उसको देख कर मन मचल ही जाता है। तो वो गुड़ियों का संग्रहालय हो, चाहे चित्रकला एक कार्टून भरी एक पुस्तक हो, हमें पढ़ने में आज भी मजा आता है। तो ये सबको हमारे देश में प्रचलित करने में सबसे बड़ा हाथ रहा केशव शंकर पिल्लई देने हैं। तो पहला आ रहा है हमारा पाठ से, जो पाठ हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड आ रहा है। गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्लई को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ, जब उनको पास थोड़ी गुड़िया थी तो वो हर जगह ले जाकर प्रदर्शित करते थे, ठीक। लेकिन जब उनके पास वो संग्रह बढ़ने लगा तो अब वो उसको एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इतनी जगह चाहिए होती थी पहले, तो जब इतनी गुड़िया कलेक्ट करनी है तो उनको रखने के लिए जगह चाहिए। फिर अगर प्रदर्शनियां जगह जगह करनी है तो उनको लेना जाकर, अब इधर से उधर ले जाने में गुड़िया जो है वो डैमेज हो जाती थी। इसीलिए जो है उन्होंने उसका संग्रहालय बनाने के लिए सोचा था। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। कैसे?
गुड़ियों का संग्रह करने में केशव शंकर पिल्ले को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ढेर सारी गुड़ियों का संग्रह करना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि एक तो गुड़िया महंगी होती और दूसरे उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए होती थी। देश विदेश घूमकर गुड़ियों को इकट्ठा करना महंगा शौक था। उन्होंने 2, 4, 5, 10 नहीं 5,000 से अधिक गुड़ियों का संग्रह किया। सारी दुनिया में घूम घूम कर विभिन्न देशों से भांति भांति रंग बिरंगी खूबसूरत गुड़ियों का संग्रह किया। तो यहाँ पर जो भी उनको कठिनाइयाँ आई, तो सबसे पहले तो आपको वो बताना पड़ेगा कि संग्रह में कैसी प्रॉब्लम आई। फिर जब उन्होंने प्रदर्शनियाँ करी तो भी उनको दिक्कत आती थी कि प्रदर्शनी करते थे तो उनकी गुड़ियों का रख रखाव भी बहुत ज़रूरी होता था। और अगर एक जगह रखी रहे तो सुरक्षित रहती हैं, डैमेज नहीं होती, नुकसान नहीं पहुंचता। फिर जब उन्हें हम हर जगह अलग अलग लेके जाएंगे तो क्या होगा, उनमें डैमेज होने का जो है वो खतरा बना रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखकर इसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बाल चित्रकला प्रतियोगिता क्यों कराना चाहते थे? क्यों कराना चाहते थे? क्योंकि वो बच्चों की प्रतिभा को निखारना चाहते थे। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बस उन्हें एक मंच देना है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सके। हर बच्चे के अंदर अपना एक टैलेंट होता है, तो बस क्या है, उसको उभारने की जरूरत है कि हम उसको कैसे उभार सकते हैं। तो क्या है, बाल चित्रकला करवा कर वे दुनिया के बच्चों को एक मंच पर लाना चाहते थे, यानी कि दुनिया भर के बच्चों के लिए एक मंच दे रहे थे वो, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके और बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाकर उनका उत्साह बढ़ाया जा सके। तो बच्चे भाई अपने स्कूल में, अपने राज्य में, अपने देश में करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलता है। लेकिन जो है शंकर जी ने जो है बच्चों को वो अंतर्राष्ट्रीय जो है प्लेटफॉर्म दिया कि वो सिर्फ अपने देश के ही नहीं, दूसरे देशों के बच्चों के साथ भी मिले और अपनी प्रतिभा को और ज्यादा निखारें। नेक्स्ट, केशव शंकर पिल्ले ने बच्चों के लिए विश्व भर की चुनी हुई गुड़ियों का संग्रह क्यों किया? क्योंकि वो हमारे देश के सभी बच्चों को सिर्फ अपने ही देश के नहीं, विदेशों के भी रीति रिवाज, तौर तरीके और पहनावे से अवगत कराना चाहते थे कि जो है वो सभी बच्चे। अब आज अगर हम संग्रहालय देखना जाएंगे तो वहां पे अगर लिखा होगा कि इंग्लैंड की गुड़िया है, तो उसका पहनावा, उसका जो कुछ भी हम देखेंगे तो उससे हमें उस देश की छवि का पता चलेगा ना कि वहां के लोग इस तरीके से पहनावा पहनते हैं। तो इस तरीके से हम ये जान पाएंगे कि अलग अलग देशों में कैसे कैसे पहनावे पहने जाते हैं। तो ये सिर्फ उनका यही उद्देश्य था कि भारतीय बच्चे बाहर, मतलब बाहर देशों, दूसरे देशों के भी जो है पहनावे, रीति रिवाज और तौर तरीकों को जान सके। इसी की मंशा के तहत उन्होंने इन गुड़ियों का कलेक्शन किया था। बच्चों को देश विदेश और वहां के रीति रिवाज और पहनावे की जानकारी देने के लिए केशव शंकर पिल्ले ने विश्व भर की गुड़ियों का संग्रह किया था। केशव शंकर पिल्ले हर वर्ष छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह मिलने का अवसर देकर क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे? वो चाहते थे कि अगर हम पूरे देश ही नहीं, विदेश के बच्चे भी आएंगे तो दूसरों देशों को जानने के, वहां के रिवाजों के, तौर तरीकों को जानने की एक मौका मिलेगा बच्चों को। जो दूसरे देश के हमारे यहाँ आएंगे उन बच्चों को हमारे देश के बारे में जानकारी मिलेगी, और हमारे यहाँ मतलब भारतीय बच्चों को दूसरे देशों की जानकारी प्राप्त होगी। ये उनका एक जो है मंशा थी इन प्रतियोगिताओं को कराने के लिए, इन कैंप को लगाने के लिए। केशव शंकर पिल्ले हर साल छुट्टियों में कैंप लगाकर सारे भारत के बच्चों को एक जगह पर इसलिए इकट्ठा करना चाहते थे जिससे कि वे सभी एक दूसरे को जान सकें और अपने अपने रीति रिवाजों से एक दूसरे को परिचित करा सके कि हमारे यहाँ इस तरीके के रिवाज होते हैं, ऐसे त्योहार होते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी वो हमें दे सके और हम अपने रीति रिवाजों और तौर तरीकों की जानकारी उनको दे सके। तरह तरह के काम, अब और क्या क्या काम होते थे? केशव ने कार्टून बनाना, गुड़ियों व पुस्तकों का संग्रह करना, पत्रिका में लिखना व पत्रिका निकालना, बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन व बच्चों का सम्मेलन कराना जैसे तरह तरह के काम किए। उनको किसी एक काम के लिए भी तरह तरह के काम करने पड़े होंगे। अब बताओ क्या क्या हो सकते हैं ऐसे काम? तो उस पे क्वेश्चन क्या दिया है, कार्टून बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से काम करने पड़े होंगे। तो अब क्या है, जब हम किसी चीज के ऊपर कोई चीज व्यक्त, मतलब हम कोई एक टॉपिक लेकर कोई चीज व्यक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी हम टॉपिक लेकर खुद हमें उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है।
अगर हम आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं तो जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तो हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे। तो इसलिए जब उन्होंने कार्टून बनाने जैसा काम लिया तो उसके लिए उन्होंने पहले क्या काम करना पड़ा कि जो वो जिस टॉपिक पे कार्टून बनाने जा रहे हैं पहले उसकी जानकारी, उस टॉपिक के बारे में जाने कि ये है क्या चीज, उसकी जानकारी उन्होंने एकत्र करी, तब उस पर कार्टून्स बनाए। जैसे यहां पर दिया, कार्टून बनाने के लिए केशव शंकर पिल्लै को सभी की अच्छाइयों बुराइयों को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ा, यानी कि जो भी विषय पर हम करने जा रहे हैं उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में जानना पड़ा। उसके बाद उन्होंने कार्टून बनाए और ऐसे कार्टून बनाए जिससे किसी को बुरा भी ना लगे और उन्होंने अपनी बात भी कह दी। तो देखिए, कार्टून हम बना देते हैं और उससे बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। आज भी अगर आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो नीचे एक कॉलम रहता है, वो कार्टून के जरिए ही बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देता है, ऐसी बातें जो नॉर्मल लोग नहीं कह पाते। तो हंसी के साथ कोई बात कह दी जाए, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी बात हम कह रहे हैं वो सामने वाले को बुरी ना लगे। तो ये एक स्वभाव होना बहुत ज़रूरी है कार्टूनिस्ट के लिए। तो कार्टून बनाते थे तो ये ध्यान रखते थे कि वो जिस भी टॉपिक पे बनाने जा रहे हैं उसकी अच्छाई को जाने, बुराई को जाने और उसके बारे में सारी जानकारियाँ एकत्र करें। जब सारी जानकारी एकत्र हो जाए तभी उस टॉपिक के ऊपर वो कार्टून बनाएं, और ये ध्यान रखें कि उनकी बनाई गई किसी चीज़ को किसी को बुरा ना लगे। अब क्या है, बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराने के लिए क्या क्या करना पड़ा होगा। अब क्या है, अब हम ऐसा तो नहीं है कि हमने छाप दिया और बच्चे आ गए। तो बच्चे सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे? स्कूलों में मिलेंगे। तो स्कूलों में सबसे पहले बेसिक आप करोगे, वहां निमंत्रण पत्र दोगे कि जिसको भी पार्ट लेना है वो वहां पर आए। तो स्कूलों में अभी भी बहुत से आयोजन होते हैं। अब वो पहले अंदर अपने तौर पर आयोजन कराते हैं स्कूल, वहां से जो बेस्ट बच्चे होते हैं वो जाते हैं उस मंच पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं। तो पहले स्कूल अपनी क्या कहते हैं अंदरूनी करवाएगी प्रतियोगिता चित्रकला की। जब वो हो जाएगी उसमें जो बच्चे फर्स्ट आएंगे या सेकंड थर्ड आएंगे वो बच्चे जाते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय मंच में। तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ा होगा, स्कूलों में निमंत्रण पत्र भेजना पड़ा होगा कि बच्चे वहां से सीधे हमारे मंच पर आए। बच्चों को बुलाकर प्रतियोगिता कराना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है, बच्चों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें उन्होंने करी होंगी। चलिए देखते हैं, बच्चों के लिए बाल चित्रकला प्रतियोगिता कराने के लिए उन्हें देश के सभी स्कूलों में निमंत्रण पत्र भेजना पड़ा होगा। हर विद्यालय के बच्चों को बुलाकर एक जगह पर विशाल प्रतियोगिता कराने के लिए उन्हें विशाल जगह का भी इंतजाम करना पड़ा होगा। इसके अलावा बच्चों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, खाना पानी एक तरह का जो प्रबंध होता है वो सारे प्रबंधों का ध्यान रखना पड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव शंकर पिल्लै की किस तरह कुछ और भी लोग हुए। उनकी तरह के और भी बहुत से लोग हुए जिन्होंने तरह तरह के काम करके काफी नाम कमाया। तुम्हारी पसंद के वो कौन कौन लोग हो सकते हैं, तुम उनमें से कुछ के नाम लिखो और उन्हें जो कुछ विशेष काम किए हैं उनके नाम के आगे उनका भी उल्लेख करो। अब देखिए क्या है, बहुत से लोग होते हैं, अब जैसे हम नहीं जानते, मान लीजिए आप नहीं जानते, तो क्या होगा, आपके स्कूल में कोई शिक्षक होगा, कोई आपका सीनियर बच्चा होगा, कोई जूनियर बच्चा होगा जो चित्रकला में ज़्यादा अच्छा है, लेखन में अच्छा है, भाषण कला में अच्छा है, ठीक है। तो आप उनके नाम भी कलेक्ट कर सकते हैं, आप उनके नाम कलेक्ट करिए, उनकी एक सूची बनाइए और यहाँ पर लिखिए। तो जैसे जरूरी नहीं कि शंकर पिल्लै जैसे फेमस ही हो, हमारे आसपास भी बहुत से लोग होते हैं जो फेमस होते हैं। इवन कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छी चित्रकला कर लेते हैं, तो आप उनका नाम भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर हमने आपको समझाए, बताए कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ें रखी गई। इसी तरीके से आपको जब हम पाठ पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था बीच में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई थी कि कब शंकर्स वीकली का प्रकाशन शुरू हुआ, कब उन्होंने पहली गुड़िया ली। 1970 में जब प्रतियोगिता हुई तो उस समय कितने बच्चों ने पार्ट लिया, 1,90,000 बच्चों ने जो है पार्ट लिया। फिर उसमें कितने पुरस्कार पूरे बटे,
482 पुरस्कार बटे थे, जिसमें 50 आपके लेखन के थे और बाकी सभी चित्रकला के थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब आप इन्हें ध्यान रखोगे तो ये कहीं से भी बीच में से पूछी जा सकती हैं। जब पूछी जाए तो इसी उनको ध्यान रखना है कि हमको तुरंत याद रहे। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि अपने चैप्टर में जब भी आप रीड करो, इंपॉर्टेंट डेट्स या नंबर्स हों, उनको हमेशा अंडरलाइन करते हुए चलिए, क्योंकि ये MCQs बेसिस पे आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पार्ट आपने समझा। हम नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, बाय बाय।